अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर में हमास के दफ्तर पर इसराइल ने जब हमला किया तो अरब देशों ने इस हमले की सिर्फ ज़ुबानी मजम्मत की। सऊदी अरब ने यह भी कहा इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यमन ने सिर्फ ज़ुबानी मजम्मत नहीं की, सिर्फ कंडम नहीं किया, बल्कि फ़ौरन इसराइल को जवाब भी दिया और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया इसराइल पर। और उस हमले से इसराइल में जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसकी वजह से इसराइल हैरान है, क्योंकि यमन ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया और ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया जिसमें बहुत सारे वारहेड मौजूद थे। और वारहेड वाले मिसाइल का मतलब ये होता है कि जब वो मिसाइल टारगेट तक पहुंचता है तो वारहेड फट जाता है और मुख्तलिफ इमारतों को गिरता है। यानी मिसाइल एक होता है, लेकिन उस मिसाइल में बहुत सारे वारहेड होने की वजह से एक साथ कई सारी बिल्डिंगों में आग लग जाती है, वो बिल्डिंगें टूट जाती है। और यरूशलेम के इलाके में ऐसा ही हुआ और इसी वजह से यमन की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है। इसराइल ने इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई, आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करके उसने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला कर दिया। दोहा में कतारिया के इलाके में जहां हमास का दफ्तर मौजूद है वहां हमला किया। यह अलग बात है कि हमास के दफ्तर पर होने वाले हमला में इसराइल को वो कामयाबी नहीं मिल सकी। इसराइल चाह रहा था हमास के टॉप लीडर्स को शहीद करना, खालिद मशल को, खलील अल हैया को, मूसा अबू मरजूक को, ओसामा हमदान को, लेकिन इसराइल इसमें नाकाम रहा। 5 अफराद की ज़रूर शहादत हुई, जिसमें एक खलील अल हैया की ऑफिस का डायरेक्टर भी शामिल है और खलील हैया का बेटा भी शामिल है, लेकिन ये टॉप लीडर्स महफूज रहे और इसराइल अपने एजेंडा में नाकाम रहा। उसके बाद सऊदी अरब का, तुर्की का, दूसरे अरब देशों का सख्त रिएक्शन सामने आया। अमेरिका लगातार अपने बयान बदल रहा है और अमेरिका फाइनली यही कह रहा है कि इसराइल ने हमें इस हमले के बारे में नहीं बताया था, इसराइल ने बताकर कोई हमला नहीं किया। उधर इसराइल भी बार बार यही पूरी दुनिया को यकीन दिला रहा है कि यह हमला मुकम्मल तौर पर उसने अपनी जिम्मेदारी पर किया। अमेरिका को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इसराइल भी झूठ बोल रहा है और ट्रंप को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। और ट्रंप के झूठ बोलने की वजह यह है क्योंकि कतर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उसके दिफा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। अमेरिका की आर्मी कतर में रहती है और इसी वजह से अमेरिका को झूठ बोलना पड़ रहा है। लेकिन यमन के हौसियों ने जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल से यरूशलेम पर हमला किया, आप स्क्रीन पर इस नक्शा को देखें। ये जो पूरा मैप है इजराइल का है, इजराइल के अखबार ने इसे इशू किया है और ये जो पूरा रेड आपको नजर आ रहा है, यहाँ मिसाइल का वारहेड गिरा और तबाही हुई है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इजराइल इन खबरों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी यमन के हौसियों ने 2 ड्रोन से हमला किया था और वो ड्रोन भी टारगेट पर जाकर के लगा था और बेन गुरियन एयरपोर्ट जो इजराइल का है उसको बंद करना पड़ा कई घंटों के लिए। इजराइल को अपना एयर स्पेस भी बंद करना पड़ा। अब सवाल सोशल मीडिया पर यही पूछा जा रहा है कि यमन की तरह किस तरह सऊदी अरब का, कतर का, मिस्र का, तुर्की का, जॉर्डन का भी जवाबी अमल होगा और सबक सिखाया जाएगा इजराइल को, ताकि इजराइल आइंदा ऐसी कोई हरकत ना कर सके। क्योंकि कतर पर हमला करने का मतलब अब ये रहा कि इजराइल कहीं भी जा सकता है, हमला कर सकता है और कतर का फासला भी इजराइल से बहुत ज़्यादा है। तो यकीनी तौर पर कई मुल्कों ने अपने एयर स्पेस से उसे गुजरने की भी इजाज़त दी है और अमेरिका इसके जवाब में क्या करेगा, इसका कतर को भी इंतज़ार है। इस बीच एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और ख़बर यह है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर दूसरी मरतबा ट्यूनिस में इजराइल ने हमला कर दिया, एक और जहाज़ को निशाना बनाया। इसके बावजूद इस काफिले में जितने अफराद शरीक हैं उन सब का कहना है हमारे हौसले बरकरार हैं, हमारी हिम्मत बरकरार है और जितना भी हम पर हमला होता रहे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के एक जहाज़ पर कल इजराइल ने हमला किया पुर्तगाल के इलाके में और दूसरे जहाज़ पर आज ट्यूनिस की बंदरगाह पर हमला कर दिया। ट्यूनिस की बंदरगाह पर हज़ारों लोग मौजूद थे, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कारवे को अलविदा कह रहे थे, उनका इस्तकबाल कर रहे थे और उसी दौरान एक जहाज़ के डेक पर इजराइल का ड्रोन आकर के गिरता है।
है, आग लग जाती है, किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लगातार ये 2 हमला हुआ और ये जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है, गजा पट्टी की तरफ जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी कारवां माना जा रहा है, क्योंकि 44 ममालिक के शहरी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 30,000 से ज़्यादा अफराद इस कारवां का हिस्सा है और 1-2 जहाज़ नहीं हैं, बल्कि एक साथ जहाज़ों का पूरा कारवां है। हर एक जहाज़ से दूसरे की निगरानी की जाती है और इस जहाज़ पर दुनिया के बड़े बड़े एक्टिविस्ट मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, पॉलिटिशियन मौजूद हैं। मिरर टाइम्स पर एक वीडियो मैंने बताया था कि 24 घंटे की क्या इनकी रूटीन होती है और किस तरह ये लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पूरी तफसील मौजूद है। और मिरर टाइम्स की उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पब्लिक फेस भी आपका ही चैनल है और गजा पट्टी से लगातार यहाँ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने बाज़ाब्ता अपना स्टेटमेंट जारी करके दुनिया के तमाम मुल्कों से अपील की है इजराइल पर पाबंदियां लगाने की, इजराइल को सबक सिखाने की, और स्पेन ने तो इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। स्पेन ने इजराइल पर कई तरह की पाबंदी लगा दी है, 9 पाबंदी लगाई है और उसमें सबसे बड़ी पाबंदी यह है कि स्पेन ने हथियारों की सप्लाई इजराइल को बैन कर दिया है। दूसरी पाबंदी स्पेन ने लगाई है कि अपने समुद्री इलाके से इजराइल जाने वाले जहाज़ों को रोक दिया है, अब कोई भी जहाज़ वहाँ से इजराइल नहीं जाएगा। उसके अलावा स्पेन ने इजराइल की एम्बेसी को भी अपने यहाँ लिमिटेड और महदूद कर दिया है। तमाम जो तिजारती रिश्ते हैं उन तमाम रिश्तों को भी स्पेन ने ख़त्म कर दिया है और दुनिया के तमाम ममालिक से भी स्पेन ने अपील की है कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते को महदूद करे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम जिम्मेदारों ने यह भी कहा कि हमारा यह कारवां नहीं रुकेगा और हम तमाम देशों से अपील करते हैं कि वो इजराइल को सबक सिखाए। इससे पहले भी फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने 2 जहाज़ों को रवाना किया था गजा पट्टी की जानिब। उन दोनों जहाज़ों पर हमला किया गया मिस्र के ही इलाके में, यानी गजा पट्टी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। लेकिन ये तीसरा कारवां पूरी दुनिया से रवाना हो रहा है और सैकड़ों जहाज़ शामिल है और इस मरतबा इनका आज़म यही है, गजा पट्टी पहुँचना है, वहाँ जो नाकाबंदी है, जो मुहासरा है, उसको तोड़ना है, उन तक इमदादी सामान पहुँचाना है। इधर गजा पट्टी में इजराइल का जेनोसाइड भी लगातार जारी है, कत्ले आम जारी है और इजराइल ये चाहता है कि हमास का नामो निशान मिट जाए। इसी एजेंडा और मकसद को हासिल करने के लिए इजराइल ने कतर पर हमास के दफ्तर पर हमला किया, लेकिन वहाँ उसका हमला नाकाम रहा। और एक सवाल पूरी दुनिया अब कर रही है कि अरबों को कब गैरत आएगी। अब तो कतर पर हमला हो गया, ईरान पर हमला हुआ था, तो सऊदी अरब को दूसरे देशों को लगा था ईरान और इजराइल की लड़ाई है, लेकिन कतर तो उनके अपने हैं। कतर की जो कतर का जो पूरा इलाका है वो सऊदी अरब से मिला हुआ है। सऊदी अरब के कोने पर कतर एक छोटा सा टुकड़ा है, तो वहाँ तक इजराइल के पहुँचने का मतलब है सऊदी अरब भी महफूज नहीं है, यूएई भी महफूज नहीं है। और क्या इजराइल अब इन देशों पर हमला करके ग्रेटर इजराइल के एजेंडा पर अमल तो नहीं कर रहा है? क्या इजराइल टेस्ट तो नहीं कर रहा है कि अगर उसे ग्रेटर इजराइल बनाना है तो किस तरह इन मुल्कों पर हमला हो सकता है और इन मुल्कों का रिएक्शन क्या होगा? इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।